रहस्यमय इनकाउंटर्स जो कुछ खास जगहों पर हजारों सालों से जारी हैं। डेल्फाई में ऐसे एरियल फिनोमेना दिखते हैं जिनका बहुत पुराने वक्त से रिश्ता ढूंढा जा सकता है। ऐसी जगहें जहां बड़े पैमाने पर यूएफओ का दिखना अहम है। हडसन वैली में यूएफओज दिखने के मामलों में बाढ़ सी आ गई। हम एक या दो लोगों को कुछ दिखने की बात नहीं कर रहे हैं, उन चश्मदीदों की तादाद हजारों में है। ये अनोखी और अक्सर परेशान करने वाली घटनाओं के लिए मशहूर रहा है। स्किन वॉकर रैंच एक ऐसी जगह है जहां अजीब रोशनियां दिखती हैं, मवेशियों के अंग निकाले गए हैं, पोर्टल्स खुलते हैं और उनसे विशाल भेड़िए निकलते हैं। क्या तथाकथित यूएफओ हॉटस्पॉट से पृथ्वी पर दूसरे ग्रहों के जीवों की मौजूदगी के अहम सुराग मिल सकते हैं? मेरे ख्याल से यूएफओस को समझने में ये हॉटस्पॉट्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्मांड में एक दरवाजा है, उसके परे सच की उम्मीद है। इसके लिए जरूरी है कि हम अब तक पढ़ाई गई हर चीज पर सवाल करें। सबूत हमारे चारों तरफ है, भविष्य हमारी आंखों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं, हम कभी अकेले नहीं थे। द हॉटस्पॉट्स कनेक्शन। सैन डिएगो, 15 जुलाई 2019। उस शांत सी लगने वाली रात को यूएसएस ओमाहा कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर ने सदर्न कैलिफोर्निया के पास के समंदर में एक हैरतअंगेज घटना दर्ज की। ओवल आकार के एक अनजाने यान को अमेरिकी नौसेना के एक डिस्ट्रॉयर के पास प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में रहस्यमय हरकतें करते हुए देखा गया। ये समुद्र पर मंडरा रहे यूएफओ की एक कमाल की फुटेज है। वो ये तो नजदीक आ रहा है। और फिर वो महासागर में उतर गया। अरे पानी में गिर गया। जब खोजी फिल्म निर्माता जेरेमी कॉर्बेल ने 2 साल बाद उस दृश्य को सार्वजनिक किया तो पेंटागन ने जल्दी ही उसकी विश्वसनीयता की पुष्टि कर दी। मुझे पता था कि उससे सनसनी फैलेगी। ये तो साफ था कि वो या तो गोल है या फिर ओवल है, और ये भी जाहिर था कि उससे कोई धुआं या हीट रेल्स या कोई पारंपरिक प्रोपल्शन नहीं निकल रहा था। हमने अब तक जो भी चीज बनाई या जंग में इस्तेमाल की है, जहां हम सबसे जबरदस्त टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करते हैं, उसकी तुलना में ये यकीनन आगे की टेक्नोलॉजी है। यूएफओ रिसर्चर्स को इस अनोखी घटना के प्रति काफी जिज्ञासा थी, क्योंकि इस यान के चलने के तरीके के साथ साथ इसके दिखाई देने का इलाका भी खास था। कैलिफोर्निया में सैन डिएगो के तट के पास वो जगह है जहां यूएफओज या यूएपीज कई दशकों से अक्सर दिखाई देते रहे हैं। 1995 से सैन डिएगो इलाके में यूएफओ दिखने के 1000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। यूएफओ दिखने की वो खबरें झूठी नहीं थीं, उनकी तस्वीर ली जा सकती थी। वहां आसमान में और पानी में भी कुछ है जो किसी को समझ नहीं आ रहा, और सेना उसमें अपनी दिलचस्पी की बात को अब पहले से ज्यादा स्वीकार करके उन चीजों की मौजूदगी की बात को भरोसेमंद बना रही है। गौर करें तो सैन डिएगो नेवल बेस अमेरिका में सबसे प्रतिबंधित नौसैनिक अड्डों में से एक है, और यूएफओज वहां जहाजों और बेस के ऊपर उड़ रहे हैं। सैन डिएगो से आ रही यूएफओ रिपोर्ट्स की तादाद काफी अहम लग सकती है, लेकिन ये दुनिया भर की उन कई जगहों में से एक है जहां से ऐसी घटनाओं की होने की रिपोर्ट आती है और उन्हें दर्ज भी किया जाता है। उन जगहों को यूएफओ हॉटस्पॉट्स कहा जाता है। यूएफओ हॉटस्पॉट्स ऐसी जगहें हैं जहां यूएफओ कुछ सालों से नहीं बल्कि कई दशकों से नजर आते रहे हैं। इसलिए सवाल ये है कि वो जगहें इतनी अहम क्यों हैं? ऐसा क्यों है कि यूएफओज वहां बार बार दिखाई देते हैं? यूएफओ हॉटस्पॉट्स वो जगह होती हैं जहां सालों से यूएफओ देखे जाने की खबरें आई हों, बल्कि
लगभग दशकों से। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन जगहों में ऐसी क्या खास बात है? ऐसा क्यों है कि इन जगहों पर जितने यूएफओ नजर आते हैं उतने कहीं और नजर नहीं आते? अमेरिका में एक मशहूर हॉटस्पॉट न्यूयॉर्क स्टेट में हडसन वैली में है, और यहाँ कुछ सालों में उन्हें देखने वाले सिर्फ दर्जनों नहीं बल्कि उन यूएफओस को देखने वाले हजारों गवाह मौजूद हैं। मार्फा दरअसल टेक्सास में एक माउंटेन रेंज है, और वहां दिखने वाली अनोखी रोशनियों को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। ये एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहां टेक्सास स्टेट ने एक व्यूइंग स्टेशन बना दिया था ताकि लोग रात के वक्त वहां रुककर आराम कर सकें और मार्फा लाइट्स को देख सकें। बर्म्यूडा ट्रायंगल भी एक मशहूर हॉटस्पॉट है। विल्टशर इंग्लैंड भी वैसी ही जगह है। सेडोना एक बहुत लोकप्रिय हॉटस्पॉट बन चुका है, और नॉर्दर्न यूटा में स्किन वॉकर रैंच एक हॉटस्पॉट का अच्छा उदाहरण है। नेटिव अमेरिकन सदियों से कह रहे हैं कि इस जगह पर आज की दुनिया में असामान्य यूएफओ गतिविधियां होती हैं। ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में यूएफओज या यूएपीज के दिखने की घटनाओं का एक बड़ा हिस्सा हॉटस्पॉट्स पर ही होता है। तथाकथित यूएफओ हॉटस्पॉट की समझ अमेरिका के इतिहास में यूएफओ की 2 सबसे चर्चित घटनाओं के बाद पैदा हुई, और वो 2 घटनाएं 1947 में हुई थीं। 24 जून को वॉशिंगटन स्टेट में माउंट रेनियर के पास पायलट केनेथ आर्नल्ड ने तश्तरी के आकार वाले 9 यानों को आपसी तालमेल के साथ लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए देखने की खबर दी। महज 1 महीने बाद रॉसवेल, न्यू मैक्सिको में यूएफओ क्रैश की बदनाम रिपोर्ट सामने आई। 8 जुलाई 1947 को रोजवेल डेली रिकॉर्ड की ये हेडलाइन दुनिया भर में छा गई। फ्लाइंग सॉसर क्रैशेस इनटू अ पैस्चर नियर रोजवेल। आप टाइमलाइन पर गौर कर सकते हैं और देखने लगते हैं कि 1947 और उसके बाद क्या हो रहा था। हमारी सरकार और दूसरी सरकारें हमारी पृथ्वी पर यूएफओज और ईडीज के गुप्त अध्ययन के लिए बड़े बड़े स्टोरेज, फाइल्स, फोल्डर्स और विभाग बना रही थी। अगले 2 दशकों में दुनिया भर में यूएफओ दिखने के हजारों मामले सामने आए, जिसने अमेरिका की सरकार को उनकी जांच के लिए प्रोत्साहित किया। उस अध्ययन को प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम दिया गया, और उस प्रोग्राम के आधिकारिक नतीजे तो पक्के नहीं थे, लेकिन आंकड़ों में एक चौंका देने वाला रुझान नजर आया। प्रोजेक्ट ब्लू बुक के लिए फेमस जे एलन हाइनेक ने लिखा था कि आंकड़ों पर बारीकी से गौर करने पर पता चला कि ये घटनाएं कब या कहां पैदा हो रही हैं, और एक पैटर्न सामने आने लगा, जैसे अमेरिकन साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और मिसिसिपी वैली में यूएफओ दिखाई देना, आसमान में रोशनी दिखने और अजीब गतिविधियों जैसी घटनाएं होना। और यूएफओ रिसर्चर्स ने इस पर गौर किया और वो अपनी रिसर्च के लिए उन इलाकों में जमा होने लगे। 1950 और 60 के दशक के रिसर्चर्स ने डेटा पर दोबारा गौर किया, और कई बार तो वो नक्शे पर क्रॉस का निशान भी लगा देते थे, और फिर वो देखते थे कि ये क्या उन अजीब हॉटस्पॉट्स के क्लस्टर्स थे। मतलब वो ऐसी जगहें थीं जहां पर बिना किसी जाहिर वजह के ऐसी घटनाओं की भरमार थी। रिसर्चर्स ने पाया कि अमेरिका में यूएफओ दिखने की 60 से 70% ही घटनाएं कुछ खास जगहों पर बार बार हो रही थीं, और उन्हें एहसास हुआ कि उन जगहों पर कुछ ऐसा था जो यूएफओ को अपनी ओर खींच रहा था। अगर आप कोई रहस्य सुलझाना चाहते हैं तो उस जगह पर जाना चाहेंगे जहां सबसे ज्यादा सुराग मिले, और ये इलाके बिल्कुल वैसे हैं। ये हमारे पास्ट को हमारे प्रेजेंट की रियलिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और शायद उनसे हमें अपने जवाब मिल सके। क्या पृथ्वी पर कुछ खास जगहें हो सकती हैं जो दूसरे ग्रहों के जीवों को आकर्षित करती हों, जैसा कि
एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है शायद ऐसी ही एक जगह इजराइल में है जहां की उन घटनाओं को परख कर कुछ और सुराग ढूंढे जा सकते हैं जो आधुनिक समय में नहीं बल्कि हजारों साल पहले हुई थीं। टेल अवीव, इजराइल, अक्टूबर 2000। शहर के पूरब में एक सड़क बना रहे लोगों को लाइमस्टोन की एक पुरानी गुफा में बनी हुई रहने की जगह में घुसने का रास्ता मिला। आर्कियोलॉजिस्ट ने जल्दी ही कैसम केव नाम की उस जगह की खुदाई शुरू कर दी और वो ये देखकर हैरत में पड़ गए कि 4 लाख साल पहले इंसान वहां रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां लगभग 4 लाख साल पहले से 2 लाख साल पहले तक की इंसानी गतिविधियों वाला एक टाइम कैप्सूल ढूंढ निकाला और गुफा की जांच शुरू करने पर उन्होंने पाया कि तथाकथित कैज़म लोग उस शुरुआती दौर में शामनिज्म का पालन करते थे। गुफा के सबूतों से पता चलता है कि उन लोगों के पास ऐसे हुनर थे जो उस समय नामुमकिन थे, जिसमें जब चाहे आग जलाने और कुछ औजार बनाने और खाने को सुरक्षित रखने की क्षमताएं शामिल हैं। लेकिन इतनी बेहतर क्षमताओं वाले उन शुरुआती इंसानों ने रहने के लिए उसी गुफा को क्यों चुना और 2 लाख सालों से ज्यादा समय तक वहीं क्यों रहे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि इसका जवाब इस हकीकत में छिपा हो सकता है कि कैसम गुफा माउंट गेरिजिम के पास है, जहां हजारों सालों से रहस्यमयी हवाई घटनाओं की खबरें आती रही हैं। पुरानी हिब्रू बाइबल में इजराइल के माउंट गेरिजिम को ईश्वर का मूल निवास माना जाता रहा है। वहां ईश्वर की उपस्थिति शेकिना या किसी तरह की चमकदार रोशनी का रूप लेती थी जो उस पहाड़ से निकलती हुई दिखाई देती थी। बाइबल के शुरुआती प्रमुख लोग इसी पहाड़ के पास आए थे और उन्हें चमकीली रोशनी दिखी थी। आज हम ऐसी चीजों को यूएफओज या यूएपीज कहते हैं। माउंट गेरिजिम एक हॉटस्पॉट था जहां रहस्यमय रोशनियां आधुनिक समय में और पुराने समय में भी नजर आती रही हैं। मसलन 1720 के दशक में थॉमस शोर नाम के एक अंग्रेज धर्मगुरु माउंट गेरिजिम के आसपास खोजबीन कर रहे थे और वहां उन्होंने और उनकी टीम के लोगों ने पहाड़ के इर्द गिर्द कमाल की रोशनी देखी। उन्होंने उसे इग्निस फैक्ट्यूज यानी नासमझ आग का नाम दिया। वो उसे कई घंटों तक देखते रहे और उसका आकार बदलता रहा और वो आगे पीछे आती जाती रही। माउंट गेरिजिम पर थॉमस को नजर आई आग उन कई घटनाओं में से एक है जिनके बारे में सदियों से बताया जाता रहा है। उनमें आज की घटनाएं भी हैं। विल्किंस नाम के एक अंग्रेज पत्रकार ने फ्लाइंग सॉसर्स अनसेंसर्ड नाम की एक किताब लिखी। उसमें 1950 के दशक में माउंट गेरिजिम के आसपास रहने वाले बेडुइन के एक समूह की बातें हैं जिन्हें एक अनोखी चीज दिखी थी जिसे उस वक्त उड़न तश्तरी समझा गया था। माउंट गेरिजिम पर आज भी यूएफओज दिखते हैं या नहीं, उसका पता लगाने के लिए मैं उस पहाड़ पर चढ़ा और मैंने वहां रहने वाले समैरिटन कम्युनिटी के सबसे बड़े पुरोहितों में से एक से बातचीत की और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सचमुच उन्हें वहां अनोखी रहस्यमय रोशनी कभी-कभी दिखाई देती है। माउंट गेरिजिम पर अनोखी रोशनी के दिखाई देने के लंबे इतिहास को देखते हुए क्या ये मुमकिन है कि दूसरे ग्रह के जीव हजारों सालों से एक ही जगह पर आ जा रहे हों? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट इससे सहमत हैं और उनकी राय है कि यूएफओ हॉटस्पॉट से सुदूर अतीत के कई रहस्यों को समझने में मदद मिल सकती है, जिनमें ये बात भी शामिल है कि क्यों कुछ जगहों को आध्यात्मिक आराधना का केंद्र बनाया गया और क्यों दुनिया के कुछ सबसे रहस्यमय मंदिरों और स्मारकों का निर्माण हुआ। प्राचीन काल में कुछ खास जगहों पर अनोखी रोशनियां बार बार नजर आती थीं और ऐसी कई जगहों पर इस तरह के स्मारक नजर आते हैं जो हो सकता है उस दौर में धरती पर आने वाले परग्रही जीवों या देवताओं की याद में बनाए गए हों। डेल्फाई ग्रीस के आराधना स्थल बनने का कारण ये है कि स्थानीय किस्से कहानियों में कहा जाता है कि उस जगह पर आसमान से उतरकर किसी ने ज्ञान दिया था।
मेरी राय में अगर वहाँ सचमुच ऐसा नहीं हुआ होता तो इतना बड़ा निर्माण नहीं कराया गया होता। आज भी डेल्फाई इलाके में कुछ अजीब हवाई चीजें दिखाई देती हैं। डेल्फी की तरह प्राचीन स्टोनहेंज भी ऐसी जगह है जहां आज भी अक्सर यूएफओज दिखने का जिक्र मिलता है। 2009 में सार्वजनिक की गई ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक फाइल में वहां पत्थरों की विशाल संरचनाओं के ऊपर डिस्क के आकार की किसी चीज के मंडराने की तस्वीर मौजूद है। स्टोनहेंज इंग्लैंड में यूएफओ हॉटस्पॉट की एक बढ़िया मिसाल है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के यूएफओ प्रोजेक्ट के दौरान विल्टशर काउंटी में स्टोनहेंज के आसपास यूएफओ के दिखने की हजारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों घटनाओं का जिक्र है। अमेरिका के मूल निवासियों की बहुत पुरानी जगहों पर पत्थरों पर बने चित्रों में अक्सर अनोखे जीवों को स्टार एंसेस्टर्स बताया जाता है और वो जगहें आज के दौर में यूएफओ हॉटस्पॉट्स बन गई हैं। उन पुरानी जगहों पर चट्टानों पर बने चित्रों में कई तरह के अनोखे प्राणी हैं, बड़ी बड़ी आंखों वाले, लंबे सिर वाले, और वो अक्सर दूसरे ग्रह के जीवों जैसे लगते हैं। और विशेषज्ञों की माने तो ऐसा लगता है कि इन पुरानी जगहों पर हजारों सालों से यूएफओ गतिविधियां चल रही हैं और वो आज भी जारी हैं। इसकी एक अच्छी मिसाल लेक टिटिकाका है जो पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। वहां आइलैंड ऑफ द सन नाम का एक टापू है और वो वहां से ऊपर उठने वाली अनोखी रोशनियों के लिए मशहूर है। उन्हें वहां के स्थानीय लोगों और बाहरी लोगों ने भी देखा है। उस इलाके के स्थानीय आइमारा और कैचिया लोगों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत यहीं आइलैंड ऑफ द सन पर ही हुई थी और उनका ये भी कहना है कि सूरज भी उसी द्वीप से निकला था। कुछ बहुत पुराने हॉटस्पॉट्स हैं जो आज भी हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं और जब आप दुनिया भर के हॉटस्पॉट्स का एक नक्शा बनाते हैं तो देखते हैं कि पुराने और आधुनिक हॉटस्पॉट्स एक ही हैं, वो कभी भी खत्म नहीं हुए। क्या उन जगहों पर यूएफओस को आकर्षित करने वाली कोई चीज है? शायद यही वजह है कि पुराने जमाने के लोगों ने सबसे पहले उन्हीं जगहों पर निर्माण किया। क्या ये मुमकिन है कि माउंट गेरिज्म, स्टोनहेंज, चाको कैनियन और कई अन्य पुरानी जगहों पर इस बात के सबूत हो सकते हैं कि दूसरे ग्रहों के जीव हजारों सालों से हमारी पृथ्वी पर उन खास जगहों पर आते रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि इसका जवाब आसमान में नहीं बल्कि जमीन के काफी अंदर मौजूद हो सकता है। केंट क्लिफ्स, न्यूयॉर्क, नए साल की पूर्व संध्या 1982। न्यूयॉर्क सिटी के उत्तर में मौजूद इस छोटे से शहर में आधी रात से थोड़ा पहले नए साल का जश्न मनाने वाले लोगों को आसमान में एक अनोखा एयरक्राफ्ट नजर आया। वो किसी कमर्शियल जेट जितना बड़ा था, लेकिन वो अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार का था और धीमी रफ्तार से बेआवाज उड़ रहा था। ये हडसन वैली कहलाने वाले उस इलाके में यूएफओ के दिखने की कई सनसनीखेज घटनाओं में से पहली थी। हडसन वैली एक क्लासिक हॉटस्पॉट है। यहाँ साल 1983 से 1986 तक यूएफओस देखे जाने की घटनाएं होती रही हैं, जिन्हें हजारों लोगों ने देखा था। बूमरैंग की आकार की एक तिकोनी चीज बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती नजर आती थी और उसमें काफी रोशनी होती थी। उसकी तस्वीरें खींची गईं, उसका वीडियो बनाया गया और उसे तरह तरह के लोगों ने देखा, जिन्हें यकीन था कि उन्होंने जो चीज देखी है वो पृथ्वी की है ही नहीं। उसे देखकर लोग अपनी गाड़ी सड़क के किनारे रोककर अपने घर पर फोन लगाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये किसी तरह का एक हमला था। और उनमें शामिल थे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स और मीटियोरोलॉजिस्ट्स
उनकी जानकारी के हिसाब से उन्होंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। 3 सालों में अधिकारियों को 9,000 से ज्यादा रिपोर्ट्स मिली, जिनमें चश्मदीदों ने वी आकार के उसी यान का जिक्र किया था। हडसन वैली में सिर्फ यूएफओ दिखने की घटना नहीं हुई थी, बल्कि वो यूएफओ बार बार वहां आ रहा था। वो ऐसे लोग थे जो आम तौर पर कभी सामने आकर ये नहीं कहते कि उन्होंने यूएफओ देखा था। ओह, ये क्या है? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता। ये प्लेन नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। लेकिन उन्होंने जो कुछ देखा था उस पर उन्हें इतना यकीन और डर था कि उन्होंने उसके बारे में आधिकारिक रूप में रिपोर्ट किया, और ये कमाल की बात थी। 2 सालों के दौरान हडसन वैली में यूएफओ दिखने की बार बार होने वाली घटनाओं के दौरान लेखक फिलिप इम्ब्रोनियो ने सेंटर फॉर यूएफओ स्टडीज की ओर से उस इलाके की जांच की। यही संस्था जे एलन हाइनेक ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक में अपने काम के बाद बनाई थी। इम्ब्रोनियो ने उस इलाके के सैकड़ों लोगों को इंटरव्यू किया और खुद भी वी आकार के उस यान को देखा। देखिए, वो चीज चाहे कुछ भी हो, फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी थी, और वो हाईवेज के ऊपर आकर मंडराने लगी, और उसने कई बार सफेद रोशनी की तेज बीम्स को छोड़ा। आमतौर पर यूएफओ रिसर्चर्स जिस यूएफओ की जांच कर रहे होते हैं वो उसे खुद नहीं देखते, लेकिन मैंने उसे 3 बार देखा है, इसीलिए ये कमाल की बात थी। इम्ब्रोनियो कई महीनों तक उस इलाके में घूमते रहे और उन्होंने एक हैरत अंगेज बात पर गौर किया। उस समय रहस्यमय रिपोर्ट्स के ज्यादातर मामले आसमान में सिर्फ एक अनोखे यान से जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि उनमें जमीन के काफी अंदर से आने वाली अनोखी आवाजों का भी जिक्र था। लोग सोचने लगे कि वो जगहें आखिर हॉटस्पॉट्स क्यों थी, और इसकी एक वजह ये हो सकती है कि वहां असली गतिविधियां जमीन के अंदर चल रही हैं। वो हॉटस्पॉट्स विशाल भूमिगत गुफाओं या शायद गुप्त अड्डों में घुसने के दरवाजे हैं। वहाँ हडसन रिवर में 1980 के दशक में मैंने कुछ रिसर्चर्स से बात की और उन्होंने बताया कि लोगों को जमीन के अंदर से आने वाली आवाजें सुनाई देती थीं और उन्हें समझ में नहीं आता था कि वो किसकी आवाजें थीं, लेकिन इतना अंदाजा था कि वो आवाजें जमीन के नीचे से आती थीं, कोई सैनिक या दूसरे ग्रह के जीवों का अड्डा। हडसन वैली हॉटस्पॉट में सबसे मशहूर साइटिंग को भूमिगत जीवों से जोड़कर देखा जा रहा था। बेस्ट सेलिंग हॉरर नॉवेलिस्ट विटली स्ट्रीबर का भी ऐसा ही मामला था, जिन्होंने अपनी किताब कम्युनियन में अपने अनुभव के बारे में लिखा। मेरी पत्नी और मैंने हडसन वैली के पश्चिमी छोर पर एक कैबिन खरीदा था। दिसंबर 1985 में एक कमरे में आधी रात को मेरी नींद खुली और वो मेरा बेडरूम नहीं था। उसके अंदर 2 तरह के प्राणी थे, बड़ी बड़ी काली आंखों वाले दुबले पतले प्राणी और गहरे नीले रंग के छोटे कद के जीव। फिर मुझे एक आवाज सुनाई दी, हम तुम्हें चीखने से रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। मैंने सोचा कि क्या मैं चीख रहा हूं, और मैं वाकई चीख रहा था। अगली सुबह बहुत उलझन के साथ मेरी नींद खुली और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ था। कई लोगों का अनुमान है कि स्ट्रीबर को अगवा करने वाले जीव आसमान से आए थे, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि वो जमीन से निकले थे और उनके आने के समय पहाड़ पर उनके कैबिन के नीचे काफी गहराई से आवाजें आ रही थीं। कैबिन में हमें जमीन के अंदर ड्रिलिंग की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हम सुन सकते थे कि वो सब कुछ कैबिन के नीचे चल रहा था। एक दिन मैं अपने एक पड़ोसी के साथ वहां पर बैठा था और उस दिन आवाज इतनी तेज थी कि आप शरीर में अंदर तक महसूस कर सकते थे। पूरे संसार में ये माना जाता है कि हॉटस्पॉट्स एक भूमिगत दुनिया में घुसने के रास्ते हैं। हो सकता है कि लेक टिटिकाका जैसी जगह पर ऐसा ही कुछ हो रहा हो, और फिर माउंट शास्टा या फिर मेक्सिको के कुछ ज्वालामुखी भी हैं जहां यूएफओस दिखाई देते हैं और वहां काफी गतिविधियां हैं। किन जगहों पर लोग कहते हैं कि भूमिगत अड्डे हैं? न्यू मैक्सिको के बारे में ऐसा कहते हैं, और न्यू मैक्सिको में कहां? रॉसवेल।
कहा जाता है कि सैन डिएगो के तट के पास एक भूमिगत अड्डा है और वो उन जगहों में से एक है जहां यूएस नेवी के आसपास हाल में काफी यूएफओ एक्टिविटी देखी गई है। क्या हडसन वैली और कई अन्य हॉटस्पॉट्स में जमीन के अंदर से आने वाली अनोखी आवाजें इस बात का सबूत हो सकती हैं कि वहां छिपे हुए भूमिगत ठिकाने हैं, जैसा कि कुछ लोगों का अनुमान है? या उन इलाकों में यूएफओ की ज्यादा गतिविधियों की कोई और वजह हो सकती है? शायद पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को परखकर इसके कुछ और सुराग हासिल किए जा सकते हैं। वर्नन, फ्रांस, 24 अगस्त 1954। पेरिस के बाहर मौजूद इस छोटे से शहर में कई चश्मदीदों ने सेन नदी के ऊपर ओवल आकार के कई रहस्यमय यानों के तेजी से उड़ने और फिर अचानक गायब हो जाने का जिक्र किया। ये फ्रांस में उस साल यूएफओ से जुड़ी 300 से ज्यादा घटनाओं में से पहली थी। पत्रकार एमी मिशेल ने उनमें से कई बयानों में बताए गए उड़ान के रास्ते पर गौर किया तो एक हैरत अंगेज बात सामने आई। यूएफओ दिखने की ये सभी घटनाएं बिल्कुल सीधी रेखा में हो रही थीं और कई बार क्रिस क्रॉस कर रही थीं, और जैसे जानकारियां मिलती उन्हें नक्शे पर दर्ज किया जाता, और उन्होंने पाया कि एक ही तरह की घटनाएं, सेम लाइंस और यूएफओ के मूवमेंट्स भी सेम थे। 1998 में मिशेल ने अपनी रिसर्च को फ्लाइंग सॉसर्स एंड द स्ट्रेट लाइन मिस्ट्री नाम की एक किताब में प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने ऑर्थोटनी कहलाने वाले सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार कम अवधि के दौरान होने वाली यूएफओ गतिविधियां आमतौर पर एक दूसरे को काटने वाली सीधी रेखाओं में होती हैं। आइमी मिशेल ने पाया कि उन चीजों के दिखाई देने और उनकी उड़ान के रास्तों में भी एक पैटर्न नजर आ रहा था। उन्होंने देखा कि वो कुछ बहुत ही खास रास्तों का इस्तेमाल कर रहे थे जो उनके मुताबिक पृथ्वी की चुंबकीय शक्तियों से जुड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि वो यूएफओज लैटिट्यूड्स यानी अक्षांशों की सीध में सीधी रेखा में उड़ रहे थे और उन रेखाओं को आगे फैलाकर पूरी पृथ्वी पर ग्रिड बनाया जा सकता था। क्या ये मुमकिन है कि एमी मिशेल ने पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा चुंबकत्व वाले क्षेत्रों के एक ग्रिड पैटर्न की पहचान कर ली थी, जो यूएफओ हॉटस्पॉट्स के रूप में मशहूर हो गए हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि रहस्यमय घटनाओं और चीजों के हैरत अंगेज ढंग से गायब होने के लिए बदनाम इलाके बर्मुडा ट्रायंगल की जांच करके इसके बारे में कुछ और सुराग मिल सकते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में ये एक सच्चाई है कि वहाँ अलग अलग साइज के कई विमान और पानी के जहाज गायब हो चुके हैं जिनका आज तक पता नहीं चला। वहाँ यूएफओ और यूएपी की कहानियां भी हैं। पिछली सदी में अटलांटिक महासागर के इस लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के बदनाम इलाके में तकरीबन 50 जलपोत और 20 विमान गायब हो चुके हैं। स्कॉटलैंड के बायोलॉजिस्ट और पैरानॉर्मल रिसर्चर इवान टी सैंडरसन के मुताबिक बर्म्यूडा ट्रायंगल एक अनोखा और उलझन में डालने वाला यूएफओ हॉटस्पॉट है, जिसे उन्होंने दुनिया के 12 वाइल्ड वाटर सीज में शामिल किया है। उनका मानना है कि उन्होंने कुछ खास जगहों की पहचान कर ली है, जैसे कि बर्म्यूडा ट्रायंगल, ड्रैगन्स ट्रायंगल, ग्रेट पिरामिड और बड़े स्मारकों वाले कई अन्य इलाकों की भी। उन जगहों पर जलपोतों और विमानों के गायब होने की घटनाएं, यूएफओ की गतिविधियां, रोशनी दिखने जैसी घटनाएं लगातार होती रही हैं। 1972 में द 12 डेविल्स ग्रेवयार्ड्स अराउंड द वर्ल्ड शीर्षक लेख में सैंडरसन ने दिखाया कि वो जगहें भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे बिल्कुल समान दूरी पर हैं, और पाया कि उनसे पृथ्वी की सतह पर एक रहस्यमय ज्योमेट्रिकल पैटर्न बन रहा था। दुनिया भर में ऐसी 12 जगह हैं। उनमें से 5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हैं, 5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में हैं, दूसरी 2 नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इन सभी जगहों को आपस में जोड़ें तो उनसे एक आइकोसाहेड्रॉन या 20 लाइनों वाला पॉलीगॉन बन जाएगा।
तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे इस तरह के हॉटस्पॉट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सैंडरसन ने जिन हॉटस्पॉट्स की पहचान की थी उनमें अनोखे इतिहास और ज्योमेट्री के अलावा भी कुछ समानताएं हैं। इन तथाकथित वाइल्ड वाटर सीज में से कई में जबरदस्त चुंबकीय गड़बड़ी है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव या डिस्टर्बेंसेस से पैदा हुई हैं। अगर आप पृथ्वी पर गौर करें तो उसका चुंबकीय क्षेत्र एक बार मैग्नेट की तरह है। चुंबकीय क्षेत्र उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में जाता है। ये पृथ्वी के अंदर मौजूद बिजली की वजह से पैदा हो रहा है और अब हम जानते हैं कि उसमें भी कुछ गड़बड़ियां हैं। हम मान सकते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी एक बड़ी सी बैटरी की तरह है और अगर कोई कहता है कि पूरी पृथ्वी एक बैटरी है तो इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए हो रहा है? मुझे लगता है कि हमारी पृथ्वी उन अनोखे उपकरणों को चलाने में काम आ सकती है जिनके जरिए दूसरे ग्रह के जीव यहाँ पर आते जाते रहते हैं। कमाल की बात है कि कई यूएफओ हॉटस्पॉट्स पर जबरदस्त चुंबकीय गड़बड़ी पाई गई है जिनमें सैन डिएगो बे, बर्म्यूडा ट्रायंगल और हडसन वैली शामिल हैं। मुझे लगता है कि इसका ताल्लुक अंतरिक्ष की लंबी यात्राओं से है। शायद उन हॉटस्पॉट से वो ऊर्जा हासिल करते हों। हो सकता है कि यूएफओस उस ऊर्जा को खींच लेते हों जिन्हें पुराने जमाने के लोग महसूस करते थे और उन्हीं जगहों पर उन्होंने वहां स्मारक बनाए थे। क्या सभी यूएफओ हॉटस्पॉट्स दुनिया भर में फैले कुदरती पावर ग्रिड का हिस्सा हैं? क्या उन जगहों की ऊर्जा तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेने पर किसी दिन मानव जाति दूसरे ग्रहों की उन्नत टेक्नोलॉजी और क्षमताओं से लैस हो सकती है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट इससे सहमत हैं और उनका मानना है कि दूसरे ग्रहों के जीव उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का इस्तेमाल यूएफओ हॉटस्पॉट्स तक आने जाने के लिए नहीं बल्कि वहां से गुजरने के लिए कर रहे हैं। यूइंटा बेसिन, यूटा। स्किनवॉकर रैंच 512 एकड़ में फैली एक जायदाद है जहां 2 सदियों से ज्यादा समय से रहस्यमय और डरावनी घटनाओं की जानकारियां मिलती रही हैं, जिनमें यूएफओस का दिखना, जानवरों के अंग निकलना और दूसरे ग्रहों के जीवों की गतिविधियां शामिल हैं। उत्तरी यूटा में स्किनवॉकर रैंच एक हॉटस्पॉट की अच्छी मिसाल है और ये एक क्रॉसओवर लोकेशन है क्योंकि अमेरिका के मूल निवासी सदियों से ये कहते रहे हैं कि इस जगह पर अलौकिक गतिविधियां होती रहती हैं और अब इन्हें अच्छी तरह से दर्ज करके गहराई से अध्ययन किया जा रहा है। 2019 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर ट्रेविस टेलर इस जायदाद पर होने वाली अनोखी गतिविधियों की जांच कर रहे वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स की एक टीम में शामिल हुए। साउथ की ओर देखो, वो रहा, ये बहुत धीरे घूम रहा है। कितना बड़ा और गोल है और इसके सेंटर में काला डॉट देखो, ये एरोप्लेन भी नहीं है। स्किनवॉकर रैंच पर जाने के बाद मैंने ऐसी कई चीजें देखी हैं जिनके अस्तित्व पर मैं पहले तो कभी यकीन नहीं किया करता था कि वो हैं। ओके, आप लेजर्स यूज कर रहे हैं? ओह हाँ, वाह, ये आखिर है क्या? देखिए, स्किनवॉकर रैंच में जाने से पहले मैंने कभी कोई यूएफओ नहीं देखा था और अब इतने देख चुका हूं कि मैं गिनती भूल चुका हूं। स्किनवॉकर रैंच दुनिया में बेशक रूप से सबसे ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया गया हॉटस्पॉट है। वहां क्या चल रहा है इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए सबसे आधुनिक वैज्ञानिक प्रयास करना मेरी समझ में एक बहुत ही जबरदस्त साइंस प्रोजेक्ट है। 1996 से 2016 के बीच अमेरिका की फेडरल सरकार ने उस रैंच पर जांच के लिए धन उपलब्ध कराया। उस जांच की अगुवाई एरोस्पेस एंटरप्रेन्योर रॉबर्ट बिगलो और उनके संगठन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्कवरी साइंस के लोग कर रहे थे। लोग मुझसे पूछते हैं कि बिगलो को क्या मिला और दिलचस्प बात यह है कि हमें पहले वाली टीम से कोई भी डेटा अभी तक नहीं मिला है, इसलिए यह जरूर गोपनीय होगा। बिगलो ने उन्हें हमारे साथ शेयर नहीं किया। बिगलो की टीम ने जो कुछ पता लगाया उसका ज्यादातर हिस्सा कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया कि रैंच पर देखी गई कुछ हॉटस्पॉट गतिविधियों का संबंध स्पेस टाइम के एक पोर्टल से हो सकता है।
स्किन वॉकर रैंच एक अनोखी ऊर्जा, अनोखे आंकड़ों, अनोखे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का केंद्र लगता है और अनुमान लगाया जाता है कि वहां कोई पोर्टल या वर्म होल है जिसका इस्तेमाल दूसरे ग्रहों की सभ्यताएं या किसी और डायमेंशन के जीव यहां आने जाने की जगह के रूप में इस्तेमाल करते हों। क्या वर्म होल्स के कारण ही स्किन वॉकर रैंच जैसे हॉटस्पॉट्स उन खास जगहों पर मौजूद हैं? वर्म होल्स यानी समय और स्पेस के बीच एक शॉर्टकट का आइडिया फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने 1935 में पेश किया था। रिलेटिविटी के सिद्धांत के जरिए उन्होंने दिखाया कि ये रास्ते किसी सुरंग की तरह स्पेस और समय के दो बहुत दूर के बिंदुओं को जोड़ सकते हैं, जिससे यूनिवर्स के सबसे दूर के हिस्सों तक की यात्रा संभव हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि दूसरे ग्रहों के जीव वर्म होल्स का इस्तेमाल करते हैं और इससे लग सकता है कि यूएफओस अचानक प्रकट होते हैं और अचानक कहीं गायब हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। और ऐसी घटनाएं अक्सर स्किन वॉकर रैंच जैसे यूएफओ हॉटस्पॉट्स पर होती हैं। इससे क्या पता चलता है? यही कि वहां कोई पोर्टल है। रोशनी से भी ज्यादा तेज रफ्तार से गैलेक्सी के बहुत दूर के हिस्से तक पहुंचने के लिए वर्म होल का इस्तेमाल फिजिक्स के नियमों के दायरे में है। हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन शायद किसी उन्नत सभ्यता ने उस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है और गैलेक्सी में एक से दूसरी जगह जाने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या ये मुमकिन है कि यूनिवर्स के दूसरे हिस्सों में ज्यादा उन्नत और बुद्धिमान जीव मौजूद हैं, जिनके पास समय और स्पेस में पोर्टल्स बनाने की टेक्नोलॉजी है? अगर ऐसा है, तो क्या यूएफओ हॉटस्पॉट्स वो दरवाजे हो सकते हैं जहां से वो पृथ्वी पर आते जाते हैं? इससे ये समझ में आ सकता है कि क्यों हमारी पृथ्वी पर कुछ जगहों पर किसी आकार या रंग के यूएफओज बार बार नजर आते हैं। वो एक जैसे यान होंगे। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से बने पोर्टल से आ जा रहे हैं, इसलिए उनके पृथ्वी पर आने जाने का एक पैटर्न नजर आता है। वो हमारी पृथ्वी पर हमारे साथ ही हैं। क्या ये मुमकिन है कि दूसरे ग्रहों के जीव वर्म होल्स या पोर्टल्स के जरिए पृथ्वी पर आते हैं? अगर ऐसा है, तो वो कहां से आते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि वो अंतरिक्ष की सुदूर जगहों से नहीं, बल्कि शायद दूसरे डायमेंशन से आते हैं। मशहूर लेखक यूएफोलॉजिस्ट जॉन कील ने अपनी दूसरी किताब यूएफओज ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स का प्रकाशन किया। अपनी किताब में कील ने दावा किया कि परग्रही जीव सुदूर ग्रहों से नहीं, बल्कि समानांतर यूनिवर्सेस से आते हैं। उनका मानना था कि यही यूएफओ हॉटस्पॉट्स की असली वजह हो सकती है। तो जॉन कील का मानना था कि वो जीव दूसरे किसी डायमेंशन से आ रहे थे, लेकिन पहले उन्हें गलती से देखा जाता था देवताओं, शैतानों, फरिश्तों, राक्षसों और अन्य अलौकिक शक्तियों के रूप में। लेकिन उन्होंने कहा कि ये चीज हमेशा से हमारे साथ रही है, बस सच ये है कि वो हमारी अनुमानित जगहों में नहीं आते। जॉन कील ने कहा कि वो जीव दूसरे ग्रहों से नहीं आते, वो दूसरे डायमेंशन से आते हैं। इसे इंटरडायमेंशनल हाइपोथेसिस कहा जाता है, और जब वो हमारी वास्तविकता में प्रकट होते हैं तो फिजिक्स के हमारे नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। उनकी रफ्तार रोशनी से भी ज्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि वो हायर डायमेंशन वाले संसार से आते हैं। इंटरडायमेंशनल हाइपोथेसिस के अनुसार हॉटस्पॉट्स पृथ्वी पर ऐसी जगह हैं जहां हमारा डायमेंशन दूसरे डायमेंशन से मिलता है। ये सब कुछ विज्ञान की काल्पनिक कथाओं जैसा लग सकता है, लेकिन ये स्ट्रिंग थ्योरी कहलाने वाली थियोरेटिकल फिजिक्स की शाखा में बिल्कुल सटीक बैठता है। स्ट्रिंग थियरी में हम अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग तरह के यूनिवर्सेस पेश करते हैं। उसमें दो यूनिवर्स को जोड़ने वाली सुरंगें हैं, और स्ट्रिंग थियरी में कितने यूनिवर्स हैं? शायद अनगिनत।
आखिरकार हॉटस्पॉट्स का रहस्य अब भी बरकरार है। क्या यूएफओ हॉटस्पॉट्स किसी और डायमेंशन में आने जाने के रास्ते हैं, यूनिवर्स की दूसरी जगहों के पोर्टल्स हैं, या दूसरे ग्रह के जीवों के भूमिगत अड्डों के ठिकाने हैं? या क्या ये मुमकिन है कि ये तीनों सच हैं? इस तरह के केसेस में जरूरी नहीं कि हर बार एक थियोरी सामने आए। जैसे किसी एक खास जगह पर यूएफओज अगर बार बार जाते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो किसी एक काम या एक मकसद के लिए जाते हों। हो सकता है हर बार वो कई अलग अलग कारणों से जाते हों। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हॉटस्पॉट्स यूएफओज की हमारी समझ में बहुत अहम है। हो सकता है इसका कोई डायमेंशनल सॉल्यूशन हो, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं और वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। इसीलिए दूसरे ग्रहों के जीवों का आना वो बिल्कुल इंटर डायमेंशनल घुसपैठ और भविष्य के टाइम ट्रैवलर्स का आना पूरी तरह संभव है। हम हॉटस्पॉट्स को पूरी तरह नहीं समझते, लेकिन मेरी जानकारी में इतिहास में कभी भी इन्हें समझने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल कभी भी नहीं किया गया। और इससे क्या फायदा होगा? हम इससे समझ पाएंगे कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और आखिरकार हम यहां से कहां जाते हैं। अगर कभी विज्ञान की मुख्य धारा ने ये मान लिया कि इन यूएफओ हॉटस्पॉट्स का दूसरे ग्रहों के जीवों से कोई संबंध है, तो मानवता के इतिहास पर इसका गहरा और घातक असर पड़ सकता है। क्या यूएफओ हॉटस्पॉट्स हमारी पृथ्वी पर हजारों सालों से देखी जा रही अनोखी घटनाओं को समझने में अहम भूमिका निभा सकते हैं? क्या इन जगहों पर ऐसे पोर्टल्स हो सकते हैं जो दूसरे संसारों को ही नहीं बल्कि दूसरे डायमेंशंस को भी जोड़ते हों? अगर ऐसा है तो किसी दिन शायद हम भी इन हॉटस्पॉट्स की ताकत का इस्तेमाल कर सकें और अपने मुमकिन लगने वाले दायरे से बहुत दूर की वास्तविकताओं का भी पता लगा सकें।